नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज भारत में हैं। किसी स्पेनिश प्रधानमंत्री का ये 18 सालों में भारत का पहला दौरा है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में स्पेन का दौरा किया था और मोदी और सांचेज की 2018 और 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी। साल 2021 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस के साथ इस दौरान $2.5 बिलियन का रक्षा समझौता किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वडोदरा में स्पेन के पेड्रो सांचेज के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड परिसर में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। गुजरात के वडोदरा का C-295 प्लांट पहला प्राइवेट प्लांट है जहां पर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनेंगे। C-295 प्रोजेक्ट के तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाना है, जिनमें से 16 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी स्पेन की एरोस्पेस कंपनी एयरबस कर रही है। ये रेडी टू फ्लाई स्थिति में भारत को दिए जाएंगे 16 विमान, और इसके बाद जो बाकी 40 एयरक्राफ्ट हैं वो भारत में तैयार होंगे। भारत में इन 40 विमानों को तैयार करने की जिम्मेदारी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड की है। प्रधानमंत्री ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे रतन टाटा को इस मौके पर याद करते हुए कहा कि रतन टाटा अगर आज हमारे बीच रहते तो और ज़्यादा खुशी होती। हमने अपने नए रास्ते तय किए और नतीजा सबके सामने है। C-295 की फैक्ट्री नए भारत को दर्शाती है। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर क्या कहा है। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। पति स्पेन के मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। तो अब आपको दिखाते हैं कि C-295 जो है वो क्या अहमियत रखता है। C-295 एयरक्राफ्ट वो पुराने पड़ते सोवियत आंतनोव AN-32 की जगह लेगा और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एवरो 748 को रिप्लेस करेगा। भारतीय वायुसेना में शामिल विमान C-295 जो है उससे 2 पायलट उड़ाते हैं, जिसमें एक साथ 12 स्ट्रेचर इंटेंसिव केयर मेडवैक, 27 स्ट्रेचर मेडवैक के साथ 4 मेडिकल अटेंडेंट सफर कर सकते हैं। 5 से 10 टन परिवहन क्षमता है इसकी। विमान की लंबाई 80.3 फीट है, ऊंचाई 28.5 फीट है। छोटे रनवे से उड़ान भर सकता है और लैंड करने में भी सक्षम है। हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा है और लगातार 11 घंटे तक ये उड़ान भर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में भी ये पूरी तरह से कारगर है। C-295 इसमें 9 टन तक की पेलोड क्षमता है। 71 सैनिक या 48 पैराट्रूपर्स के ले जाने की क्षमता है। विमान में 2 इंजन हैं। 482 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व एयर चीफ राकेश भदौरिया। सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो भारत और स्पेन के बीच में डिफेंस डील हुई है जिसके तहत C-295 अब भारत में भी बनेगा, तो हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसकी कितनी अहमियत है और इससे क्या फ़ायदा होगा, किस तरह से फ़ायदा होगा हमारी एयरफोर्स को? जहाँ तक हमारी डिफेंस इंडस्ट्री का सवाल है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर MSMEs, इसका ये एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत
अहम कदम है हमारे एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडस्ट्री को एक एक नए लेवल पे ले जाने के लिए। बिकॉज फर्स्ट टाइम एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट सीधा प्राइवेट सेक्टर को गया है, तो प्राइवेट सेक्टर में पहली ये डिलीवरी होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए डायरेक्ट। इससे टेक्नोलॉजीज आएंगी, इससे बहुत ज्यादा जॉब्स आएंगे इंडिया में इस क्षेत्र में। एमएसएमईज को बहुत कम मिलेगा। जहां तक मुझे पता है 40 के करीब एमएसएमई से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इस प्रोग्राम में, और बहुत सारे और जुड़ेंगे। सो इससे एक टेक्नोलॉजी बेस बनेगा, वेरी हाई स्किल्ड जो काम है ऐसे पार्ट्स एंड सब असेंबलीज बनाने में, उसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। तो हमारा जो एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, उसके लिए ये गेम चेंजिंग कदम साबित होगा आने वाले समय में। और इसके बाद इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आगे डिजाइन एंड डेवलपमेंट में हम हमारी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ना है, उसके लिए ये एक बिल्कुल सही बेस बनाएगा। ये मेक इन इंडिया या भारत की आत्मनिर्भरता के लिए किस तरह से इसे बल देता है? वैसे भी पिछले दशक में रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है और हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, मतलब डिफेंस की इंपोर्ट से बढ़ के अब हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये C-295 जब भारत में बनेगी तो उससे, हालांकि 16 विमान जो हैं वो रेडी टू फ्लाई कंडीशन में पहले आने हैं स्पेन से, और उसके बाद बाकी जो है वो यहाँ बनेंगे 40, तो कुल 56 की ये डील है अभी। लेकिन जो भारत में शिफ्ट देखी जा रही है डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की ओर, आत्मनिर्भरता की ओर, उसके लिए इसके क्या मायने हैं? इसका इसका बहुत मायने हैं जहां तक मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भरता के लिए इसका इसका इफेक्ट होगा। बिकॉज फर्स्टली आत्मनिर्भरता के लिए प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमई, स्टार्टअप्स का इंक्रीजिंगली डीपीएसयूज एंड डीआरडीओ के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। अभी तक ऐसी ज्यादातर क्षमता सिर्फ डीपीएसयूज में थी। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर में ये जो सेटअप होगा, एंड इतनी सारी एमएसएमईज जो जुड़ेंगी इतने इतने बड़े सप्लाईज के लिए, तो ये एक जो भी जो स्किल लेवल्स बढ़ेंगे, जो कैपेबिलिटी बढ़ेगी इंडस्ट्री में, उसके बेसिस पे अभी तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 295 है। इसके फर्दर जो एवोल्यूशन होगा, इसके और डिजाइन एंड डेवलपमेंट होंगे नए वर्जन्स के, एंड ऐसे दूसरे जो जहाज डेवलप होंगे, दूसरी कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी नींव है। सो आने वाले समय में जब हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है 2047 तक, उसके लिए एविएशन फील्ड में जहां तक मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का सवाल है एंड उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड सेटअप का सवाल है, ये एक बहुत बड़ा अहम कदम है। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस आएंगे। साथ ही ऐसे ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री जुड़ती है, वो न केवल हमें इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करेगी, बट इनके एयरबस के ग्लोबल सप्लाई चेन में वो इन्वॉल्व होंगे, तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उस तरह से उनकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, एफिशिएंसीज आएंगी। तो जो हमारे लिए प्रोडक्शन रेट एंड कैपेबिलिटीज जो बढ़ने का जब सवाल आता है, तो वो उतने ज्यादा सक्षम होंगे। तो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जहां तक एविएशन इंडस्ट्री का सवाल है, आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम है। जी, एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि एयरफोर्स के लिए C-295 की क्या अहमियत है, कितना महत्वपूर्ण है, क्या रोल प्ले करता है? हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो समझना चाहेंगे कि ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, मोस्टली किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये किसे रिप्लेस कर रहा है, इसकी कितनी ज़रूरत है इस समय? ये जो 56 जहाज आ रहे हैं, हमारे पास जो एवरो एयरक्राफ्ट था HS-748, उसको रिप्लेस करेगा। इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, इसकी कैपेबिलिटी जो एवरो को जो रिप्लेस कर रहा है उससे कहीं ज्यादा है। एवरो की कैपेबिलिटी 5 से कम थी, ये 5 से 10 टन है, जैसे आपने अभी बताया 9 टन तक की इसकी क्षमता है। तो इसकी लोड कैरिंग कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट AN-32 के बराबर है। इसकी ओवरऑल कैपेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड अगर रोल्स में देखी जाए, चाहे पैरा ट्रूपर रोल में हो, चाहे ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे सप्लाईज हो, एबिलिटी टू सप्लाई फॉरवर्ड एरियाज, पैरा ड्रॉप्स, हर तरह के रोल में, एम्बुलेंस रोल में, हर तरह के रोल में ये एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता इससे आएगी। एंड बिकॉज ये ज्यादा रोल कर सकता है, मल्टीपल रोल्स कर सकता है, एयरफोर्स की ओवरऑल कैपेबिलिटी में बहुत एडिशन होगा। जिसको ये रिप्लेस कर रहा है उससे बहुत ज्यादा कैपेबल है। एंड आने वाले समय में इस तरह की कैपेबिलिटी जो भी हमारी, फॉर एग्जांपल AN-32 फ्लीट में सिमिलर कैपेबिलिटी, सिमिलर रोल्स हैं, उसमें हाई ऑल्टीट्यूड रोल होता है, शॉर्ट फील्ड लैंडिंग बहुत जरूरी है,
इस एयरक्राफ्ट को उस तरफ को इसकी एवोल्यूशन होनी चाहिए। थोड़े और पावरफुल इंजन अगर लगाते हैं, इसकी शॉर्ट फील्ड कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं, तो इसकी कैपेबिलिटी और आने वाले समय में बढ़ेगी एंड एयरफोर्स के लिए और भी कारगर साबित होगा। सो एज ए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये एक बहुत ही कैपेबल एयरक्राफ्ट है एंड एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चीफ मार्शल भदौरिया, हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसकी काफ़ी अहमियत है, मेक इन इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ेगा रक्षा क्षेत्र में, इससे उसे और बल मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल भी जुड़ गए हैं, एयर कॉमोडोर। डॉक्टर बहल, ये क्या रोल प्ले करता है C-295 और इसकी ज़रूरत किन क्षेत्रों में पड़ती है? ये एक ट्रांसपोर्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, यानी मालवाहक एयरक्राफ्ट इसे हम कह सकते हैं। इस समय एयरफोर्स में इसकी जो ज़रूरत थी या कमी अगर थी तो उसको किस तरह से पूरा करेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने नगमा जी। ये जहाज जो है, ये मीडियम मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। टैक्टिकल रोल में भी इसका इस्तेमाल होता है और इंटर एंड इंट्रा थिएटर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई टू फ्रंट की सिचुएशन आए तो लद्दाख से इसको हम अरुणाचल प्रदेश भी ले जा सकते हैं, सामान कार्गो या पैराड्रॉप भी कर सकते हैं और साथ में ट्रूप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका रोल मैरीटाइम सर्वेलेंस के अंदर भी किया जा सकता है और मेडिकल इवैक्यूएशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यानी कि ये बहुत ही केपेबल जहाज है और इसके अंदर 71 सोल्जर्स और 48 के करीब पैराट्रूपर्स को बिठाया जा सकता है। अगर हम जहाज को भी देखें तो इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट जो कि इंडिजिनस भी है और एडवांस्ड एवियोनिक्स हैं। हम इस जहाज को लेकर अगर एयरफोर्स में लाते हैं तो जो ब्रिटिश HS-748 एवरो एयरक्राफ्ट था, जो कि मैंने पहले फ्लाई कर रखा है, उससे कहीं बेहतर है, जैसे एयर चीफ मार्शल आपको बता रहे थे। लेकिन ये भी कहूंगा कि AN-32 से भी काफी बेहतर है। अभी तो इसको हम HS-748 से रिप्लेस कर रहे हैं, इसके बाद इसके कई वर्जन आएंगे और वो बेटर वर्जन भी हो सकते हैं। मेक इन इंडिया ही नहीं, इसको हम मेक फॉर द वर्ल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे जब अगर दूसरे देशों को देखें तो इसको इंडोनेशिया में टर्किश एयरफोर्स, साथ में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स या बहुत सारी 20 के करीब देश हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि बांग्लादेश एयरफोर्स भी इसको उड़ाती है, उसके पास भी 6 ऐसे जहाज हैं। तो हम रीजनल सेंटर भी बन सकते हैं मेंटेनेंस करने का। आपको शायद पता होगा कि एक जहाज को बनाने के लिए 10 लाख घंटे का लेबर होता है। तो ये पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करेगा कि उस इकोसिस्टम में ना केवल डायरेक्ट जॉब्स की वृद्धि होगी, जैसे 3,000 के करीब डायरेक्ट जॉब्स, और एयर चीफ मार्शल आपको बता रहे थे 40 MSMEs इसमें जुड़ चुके हैं, लेकिन इनडायरेक्ट जॉब्स भी जो है 15,000 के करीब इनडायरेक्ट जॉब्स बन सकते हैं। तो ये एक पूरा मेंटेनेंस एज वेल एज ओवरहॉल का भी फैसिलिटी बन सकती है आने वाले समय के अंदर। एक बात और आपसे समझना चाहूँगी, प्रधानमंत्री ने आज वहाँ पे बात करते हुए या बोलते हुए ये भी कहा कि जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है भारत में, उससे भी बल मिलेगा इससे आगे, क्योंकि आप ये पहला एक तो प्राइवेट प्लेयर है इस क्षेत्र में जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो आगे किस तरह का रास्ता खुलता है इससे, एक बार यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए तो? हालांकि शुरुआत में 16 एयरक्राफ्ट स्पेन के सावल से ही आने वाले हैं। देखिए 6 जहाज तो ऑलरेडी आ चुके हैं और 10 जहाज आने वाले हैं फ्लाई अवे कंडीशन में। 40 के करीब जहाज यहाँ फाइनल असेंबली लाइन के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो इसमें कई सारी चीजें जो खाली असेंबल किए जाएंगे, लेकिन कई जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं या असेंबली लाइंस हैं, वो भारत के अंदर भी बनेंगी और उससे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी भारत की प्राइवेट सेक्टर में कम थी, ये पहला प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट होगा जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के साथ साथ स्पेन की कंपनी भी आएंगी और उससे एक नया इकोसिस्टम को बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये जो इकोसिस्टम बनेगा तो ये खाली सिर्फ CN-235 के लिए लिमिटेड नहीं होगा। इस इकोसिस्टम के अंदर हम दूसरे भी बहुत सारी फैसिलिटीज या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज को जनरेट कर सकते हैं। तो हमारी योग्यता और क्षमता जो है भारत की इस क्षेत्र के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर, उसको भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। जी,
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी क्षमता जो है वो इसमें और बढ़ेगी और बल मिलेगा इस क्षेत्र को आगे के लिए भी, और ये सिर्फ C295 तक ही सीमित नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद कश्मीर के हाल पर नज़र डालेंगे। एक के बाद एक आतंकी हमले वहाँ जारी हैं। ताज़ा हमला जो है वो सेना के ऊपर अखनूर में किया गया। इस ब्रेक के बाद वहाँ की खबर। जम्मू कश्मीर के अखनूर के जोगवान इलाके में आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर करीब 3-4 राउंड फायरिंग की है। हमले के बाद सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर ली। फिलहाल एक आतंकी के मारे जाने की खबर आ रही है। अभी 4 दिन पहले ही गुलमर्ग में भी इसी तरह आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। फिलहाल अखनूर में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी नज़ीर मसूदी इस पर और जानकारी के लिए। नज़ीर, ये जो मुठभेड़ चल रही थी सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में, उस पर इस वक्त क्या जानकारी है? और यहाँ पे चुनाव के बाद भी ये हमले फिर शुरू हुए हैं। जब नए मुख्यमंत्री की स्वेरिंग इन हुई थी उसके बाद भी एक हमला हुआ, अब ये दूसरा हमला है, तो एक बड़ी चुनौती वहाँ पर सुरक्षा की भी है। जी, इस ऑपरेशन में अभी तक जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां लगाया गया है, वो भी इंडेप्थ हैं ताकि आतंकियों को मार गिराया जाए। और उसके साथ ही जो BMP-2 जो इन्फेंट्री जो फाइटिंग व्हीकल्स हैं, यानी टैग जिससे हम कहते हैं आम जबान में, उनको भी वहां ऑपरेशन साइट पे लाया गया है। तो लग रहा है कि एक बहुत ही बड़ा एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन वहां जारी है। आज सवेरे 6 बजे वहां आर्मी के कॉनवॉय पे फायरिंग की। बताया गया 2 से 3 आतंकी थे जो काफी अस्ताद-ए-लेस थे। उसके बाद आर्मी ने तुरंत इसका जवाब दिया और कहा कि कोई घायल सोल्जर नहीं हुआ। और जब ऑपरेशन हुआ कई घंटों बाद आर्मी ने इस बात की तस्दीक की है कि एक आतंकी को मार गिराया गया और उसके कब्जे से वहां से हथियार भी बरामद किए गए हैं। लेकिन अभी भी 2 या 3 वहां होने की इतला है। सवेरे से जब हमने देखा वहां के विजुअल्स देखे तो कहा गया कि रॉकेट लॉन्चर्स वहां टारगेट साइट जहां लग रहा था आतंकी छुपे हो सकते हैं उसकी तरफ दागे गए। और जैसा मैंने बताया, अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG को भी लाया गया और BMP जो 2 जो इन्फेंट्री जो कॉम्बैट व्हीकल्स है उनको भी ऑपरेशन साइट पे लाया गया है। तो कुल मिला के लग रहा है कि अखनूर की इस इलाके में जो ये ऑपरेशन है काफी बड़ा ऑपरेशन है। उससे लग रहा है जो खतरा भी किया था, उनके अजायम भी किया था जो मिलिटेंट है, क्योंकि सवेरे जिस तरह उन्होंने हमला किया, एक एम्बुलेंस भी जो उसका कॉन्वॉय के साथ थी उसको भी गोलियां आई। तो लेकिन आर्मी का कहना है कोई भी इसमें जख्मी नहीं हुआ सेना की का कोई सोल्जर। लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जब हम देखेंगे जून से, इस साल जून से ही करीब 1 दर्जन से ज्यादा हमले आर्मी पे ही हुए हैं। ज्यादातर हमले जम्मू रीजन में हुई है और पिछले बार हमने देखा पिछले 8-10 दिनों में भी यहाँ कश्मीर घाटी में भी हमले हुए और एक बार फिर जम्मू के अखनूर इलाके में ये ऑपरेशन हो रहा है। सेना के जो अधिकारियों का कहना है कि ये लग रहा है कि कल ही शायद कोई एक घुसपैठ की कोशिश हुई इन लोगों ने की और आज सवेरे उन्होंने आर्मी की व्हीकल पे कॉन्वॉय पे हमला किया। लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं एक के बाद एक, तो उससे लग रहा है कि जो कह रहे थे कि आतंक का सफाई हुआ है। हाँ, लोकल जो मिलिटेंट थे वो अब नहीं बन रहे हैं, लोकल यूथ मिलिटेंट नहीं बन रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से हाईली ट्रेन मिलिटेंट आते हैं और जिनके पास हथियार होता है, जैसे न सिर्फ M4 राइफल्स जो अमेरिकन मेड सोफिस्टिकेटेड राइफल्स है, स्टील कोर बुलेट्स यानी जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी चीर सकते हैं, इस तरह की गोलियां उनके पास होते हैं। बल्कि गुलमर्ग जो बुट्टा पथरी में जो आर्मी पे हमला हुआ उसमें ये भी बताया गया कि वहां मिलिटेंट एक रॉकेट भी दागा आर्मी की व्हीकल की तरफ, वो अपने निशाना चूक गया। लेकिन एक रॉकेट दे गए जिसने एक जो मिलिटेंसी का जो रुख है या मिलिटेंसी की जो छवि है या कॉम्प्लेक्शन है उसको बदल दिया है कि जो पाकिस्तान से आने वाले आतंकी है वो कितने हथियार से लैस है, कितने ट्रेंड है और खासकर जंगल वारफेयर या माउंटेन वारफेयर में काफी माहिर हैं। लेकिन इस वक्त जो है आर्मी ने पूरे उस इलाके में को घेरे में लिया है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, पुलिस भी, पैरामिलिट्री फोर्स भी है। नए NSG के साथ साथ अब जो
MB2 जो BM2 जो टैंक्स बताए या कॉम्बैट व्हीकल्स है, उनको भी ऑपरेशन साइट पे लाया गया है, ताकि जो वहाँ आतंकी जो है, जो जिनको घेर लिया गया है, उन को न्यूट्रलाइज किया जाए। जी, आतंकी जिन्हें घेर लिया गया है उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरे आतंक का जो स्वरूप है वो भी बदला है। और जैसा नज़ीर बता रहे हैं कि ट्रेंड आतंकवादी बॉर्डर के पार से भी वहाँ पे मौजूद हैं। शुक्रिया आपका नज़ीर। आर्मी के कॉन्वॉय पर आर्मी सेना पर हमला किया है एक बार यहाँ पे फिर से, लेकिन उनके साथ में जो मुठभेड़ है वो चल रही थी और अब उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में, और ब्रेक के बाद देखेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रही युद्ध का असर अब कहां कैसे पड़ रहा है, खास करके दुनिया भर में होने वाली ऑयल सप्लाई पर। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद अब ईरान भी जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। खामेनेई का कहना है कि इजराइल को ईरान की ताकत का अंदाज़ा नहीं। जाहिर है ये युद्ध लंबा चलेगा। सवाल उठ रहा है कि इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, खास करके ऑयल सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान वो देश है जहां दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। तो इस ग्राफिक के ज़रिए देखिए कि ईरान कितना तेल क्या उत्पादन करता है। रोज़ 43 लाख बैरल से ज़्यादा तेल ईरान निकालता है। उसने 2024 में तेल निर्यात काफ़ी बढ़ाया है। 2024 की पहली तिमाही में उसने 141 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल निर्यात किया। बीते साल इसी अवधि से ये 28% ज़्यादा है, जबकि सिर्फ मार्च 2024 में उसने रोज़ 1.82 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया। जाहिर है ये निर्यात उसने युद्ध के लिए पैसे और साधन जुटाने के लिए भी बढ़ाया। वो भी इन दिनों खासा सस्ता तेल बेच रहा है। माना जा रहा है कि उसने जनवरी से मार्च के बीच 10 से 11 बिलियन डॉलर की कमाई की, जो इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के आधिकारिक बजट से ज़्यादा है। लेकिन ये स्थिति तब है जब इजराइल ईरान के तेल कुओं पर हमला नहीं कर रहा है। और अगर ये हमले हुए या इजराइल ने ईरान की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश की या अमेरिका ने उस पर नई तरह की पाबंदियां लाद दी तो क्या होगा? सवाल ये भी है कि ईरान का तेल जाता कहाँ है। उसका सबसे बड़ा आयातक चीन है। चीन को वो 22% ऑयल सप्लाई करता है, जापान को 14%, दक्षिण कोरिया को 10%, भारत को 13% ऑयल सप्लाई ईरान करता है। इसके अलावा ईरान श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के देशों तक भी तेल सप्लाई कर रहा है। हालांकि अमेरिकी पाबंदियों के बाद भारत ने ईरान का तेल खरीदना कम कर दिया है। अगर जंग की वजह से इसके सप्लाई चेन पर असर पड़ा तो तेल के दाम कुछ ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्रूड ऑयल के दाम नीचे गिरे हैं क्योंकि दोनों देश एक दूसरे जो ऑयल सप्लाई पर हमला करने से बच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में इसका असर पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल ये दूर की कौड़ी है। कम से कम 5 नवंबर तक, जब तक अमेरिका में चुनाव नहीं होते, अमेरिका दोनों देशों को एक हद से आगे जाने से रोकना चाहेगा जंग की में। लेकिन ये भी संभावना है या आशंका है कि वो दिन दूर नहीं कि अगर ये जंग जारी रहा तो फिर इसका नुकसान इस क्षेत्र में भी नज़र आएगा। ईरान इजराइल जंग का असर इस पे भी पड़ सकता है। वैसे इस हफ्ते में क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो कम हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने जो बदले में हमला किया था ईरान पर, वो किसी भी तरह से तेल भंडार को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, और जो तेल भंडार हैं ईरान के, उन पर कोई हमला नहीं किया गया। इसलिए किसी भी तरह के हिंसा में और ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई। तो दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो थोड़े संभल कर हमले किए जा रहे हैं, जिसे कहते हैं कि एक लिमिटेड नेचर के स्ट्राइक्स हैं, ताकि जो तेल का आधारभूत ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल का, उसके ऊपर हमला ना हो। लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं और एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं। ईरान ने भी एक बार धमकी दी है कि इजराइल को इसका अंदाज़ा नहीं है कि ईरान अपना जवाबी हमला और कितना बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये भी खबर है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई का जो
एक्स पे हैंडल है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। एक्स यानी कि जिस पर वो पोस्ट करते हैं उसे हिब्रू भाषा में सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके ज़रिए वो अपने संदेश दे रहे थे हिब्रू में भी वहाँ के लोगों को, उसे बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा मामलों के जानकार। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है और अब सीधा टकराव भी है। दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और हमले भी हो रहे हैं। जवाबी कार्रवाई की भी बात है, पर देखा जा रहा है कि दोनों देश जो है वो संभल कर फिर भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। खास करके जो ऑयल सप्लाई चेन है उसके हिसाब से अगर इसे हम समझें, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो गिरे हैं, तो यानी कि उनका जो ऑयल का भंडार है, तेल का भंडार है, उस पर हमला करने से बचा जा रहा है। तो क्या स्वरूप है इस युद्ध का अभी दोनों देशों, ईरान और इजराइल जो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो नगमा, इसमें कोई शक नहीं। जो अगर आप इजराइल के टारगेट देखें, अगर वो करना चाहते तो सबसे प्रायोरिटी थी उसको न्यूक्लियर फैसिलिटी, और फिर ऑयल और एनर्जी फैसिलिटी, और तीसरा था मिलिट्री के जो एक प्रकार टारगेट से मिसाइल साइट, रॉकेट साइट और जो हेडक्वार्टर। मगर ये जो दोनों है, एक तो न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसको अटैक नहीं किया। उसकी वजह यही थी, एक तो वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है और वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता। बट सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो एनर्जी सेक्टर था, जो ऑयल और गैस के भंडार है, अगर इजराइल गैस के भंडारों पे हमला करता ईरान के, तो ये सच्चाई है बहुत ज़्यादा नुकसान होता। और उसका नुकसान क्या होता कि ईरान भी पलटवार करता जो इजराइल के भंडार हैं, और बाकी जो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जो बाकी मिडिल ईस्ट के अंदर भंडार हैं, उन पे भी हमला हो सकता था। तो देखो इसका इकोनॉमी कितना इफेक्ट होता, एडवर्स इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे होता। पहले ही पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई है। अगर एनर्जी सेक्टर पे हमला कर देता इजराइल, तो पलटवार ईरान करता, और इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो इतना खराब होता कि जो पहले ही इकोनॉमी जो अच्छा नहीं करी, उसके ऊपर बहुत प्रेशर। तो इसलिए अमेरिका ने भी और बाकी यूरोपियन कंट्री ने एक प्रेशर डाला इजराइल पे कि आप जो है ना न्यूक्लियर फैसिलिटी, ना इनकी ऑयल और गैस की जो एक प्रकार से इंस्टॉलेशन है, उन पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एडवांस, और इससे इजराइल को भी नुकसान। मुझे लगता है इजराइल ने ये माना, और इजराइल ने जो हमले किए हैं ये उन जगह पे किए हैं जहां से इजराइल के ऊपर हमले आए थे 1 अक्टूबर को। तो वही मिसाइल साइट वगैरह, कितना वहां नुकसान हो है वो समय बताएगा। मगर मुझे लगता है कि क्या ईरान इसको रिस्पॉन्ड करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? मुझे लगता नहीं कि ईरान नहीं चाहता कि इस लड़ाई के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। वो अभी भी जो है इसको बचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उसके ऊपर प्रेशर है कि इजराइल ने वार किया तो आप कुछ करें, मगर वो नहीं चाहता डायरेक्टली इन्वॉल्व होना। मुझे लगता नहीं कि वो डायरेक्टली कोई इतना बड़ा कार्रवाई करेगा जिससे फिर इजराइल पलटवार करेगा और फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। मुझे लगता है वो अपने जो प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह, होती और हमास, उनके तरफ से ही कुछ ना कुछ कार्रवाई कराने की अब की बार कोशिश करेगा, ना कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा तो फिर मुझे लगता है कि या तो वो एक प्रकार से फिक्स मैच होगा, पहले ही पता लग जाएगा इजराइल को, उसका आयरन डोम और थर्ड सिस्टम उसको बर्बाद कर देंगे, या फिर अगर इजराइल का नुकसान हुआ तो फिर इजराइल ईरान पे पलटवार करेगा, और अब की बार जो इजराइल का हमला होगा वो बहुत पुख्ता होगा, और उससे क्या होगा कि एक प्रकार से ये लड़ाई जो है फैलने के चांसेस हैं। जी, तो मुझे तो लगता है अभी कि जो दोनों देश, अभी मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, अभी जो दोनों देश से इसको बढ़ाने से बच रहे हैं, लेकिन अपने अपने देशों के लिए दिखाने के लिए भी जरूरी है कि एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, पर बहुत ज्यादा फैलाना ना ईरान चाहता है ना इजराइल। बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल सच्चाई बोली आपने कि इनके ऊपर प्रेशर है डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी से। ईरान पे भी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके दिखाएं, इजराइल ने वार किया है, आपके ऊपर नुकसान किया है। मुझे लगता है ज़्यादा अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको दिखाने के लिए कार्रवाई हो रही है, ना कि एक्चुअल कोई नुकसान करने। और यही प्रेशर जो है नेतन्याहू के ऊपर भी है, इजराइल से है, उसकी जो इंटरनल जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्लस उसके जो एक प्रकार कैबिनेट के अंदर है हार्डकोर, वो चाहते हैं कि ईरान पे बहुत जबरदस्त हमला होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये है, मगर ऐसा लगता है दोनों देश बचना चाहते हैं इस लड़ाई को फैलाने से। दोनों देश
प्रेशर में हैं। देखो और यूं दोनों तो देश क्यों बचना चाह रहे हैं इस लड़ाई को फैलाने से? ईरान के लिए क्या एट स्टेक है? दुनिया की ऑयल सप्लाई पर क्या असर पड़ सकता है? हम एक बार फिर मैप भी दिखा रहे हैं कि किन किन देशों को ईरान जो है वो तेल सप्लाई करता है। भारत में भी यहाँ से कितनी तेल आती है और तेल आता है, और उसके अलावा जो बाकी देश हैं वहाँ, जैसे चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, भारत है, इन तमाम देशों में ईरान की ऑयल सप्लाई और दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है या ऑयल प्रोडक्शन है कुल, उसमें ईरान का एक बड़ा हिस्सा है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला नगमा कि करीब करीब 27 से 32% जो है ऑयल पूरे वर्ल्ड में ये ईरान मिडिल ईस्ट से आता है, और इसका ज्यादा हिस्सा आपका ईरान से आता है। अगर ईरान, दूसरा ये भी सच्चाई है नगमा कि ईरान भी तो चुप नहीं बैठना, प्लस बाकी कंट्रीज के ऊपर भी वो अटैक करेगा। तो सच्चाई ये है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा इकोनॉमी डगमगा जाएगी पूरे वर्ल्ड की, और ये जो ऑयल के रेट्स हैं वो अभी स्काई रॉकेटेड हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा पूरी इकोनॉमी पे। मुझे लगता है इसीलिए ये दोनों देश बच रहे हैं कि ना तो न्यूक्लियर फैसिलिटी और ना ही एक प्रकार से जो आपकी एनर्जी उस पर हमला हो, दोनों बचने करें। जो भी कर रहे हैं ये अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर रहे हैं। और एक चीज को ध्यान रखना है, जो इलेक्शन है एक प्रकार से अमेरिका के अंदर नवंबर में, उसका भी काफी इम्पैक्ट है। बाइडेन चाहते हैं कि कुछ इलेक्शन से पहले बड़ी चीज ना हो, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई बातचीत से हल निकले, कोई ना कोई सीज फायर हो। वो सीज फायर तो मुझे नहीं लगता होएगी, मगर ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इजराइल भी नहीं चाहता इस लड़ाई का दायरा बहुत ज्यादा बढ़े, और स्पेशली गैस ऑयल के जो भंडार हैं उनको बिल्कुल हिट करने की कोशिश नहीं करेगा, ना न्यूक्लियर फैसिलिटी। क्योंकि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी हिट करने की कोशिश की, एक तो वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, अंडरग्राउंड है, पहाड़ों के अंदर है, और दूसरा जो फिर ईरान जो है बहुत पलटवार करेगा, और उससे क्या है लड़ाई का दायरा इतना बढ़ेगा कि फिर ये खत्म होने वाली नहीं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर नगमा, कि मुझे लगता नहीं कि रूस और चीन भी चाहते हैं कि ऑयल सेक्टर पे इम्पैक्ट हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पे भी बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली चीन की पे। चीन का को भी ऑयल यहाँ से जाता है मिडिल ईस्ट से, और भारत को चीन को 22% तेल यहाँ से जा रहा है ईरान की तरफ से, खास करके जैसे मिडिल ईस्ट जो मध्य वेस्ट एशिया की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर से जो तेल का प्रोडक्शन है उसमें ईरान का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चीन को 22% तेल, जापान को 14%, दक्षिण कोरिया को 10%, भारत को 13%, और इसके अलावा यूरोप के कुछ देशों में भी यहाँ से ऑयल सप्लाई होती है। साथ ही श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका को भी ऑयल सप्लाई की जाती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज़ हैं ईरान में, उन पर हमले से इजराइल बच रहा है। साथ ही जो उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी। तो युद्ध में लगातार दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक सीमित तौर पे हमले किए जा रहे हैं, ताकि इसका दायरा बहुत ज़्यादा ना फैले या नुकसान जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हो। धन्यवाद आपका मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। पप्पू यादव ने इस संबंध में बिहार पुलिस से शिकायत की है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर घटना के बारे में जानकारी दी है। पप्पू यादव ने गृह मंत्रालय से Z श्रेणी की सुरक्षा देने को कहा है। पप्पू यादव का कहना था कि अभी मुझे Y श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन लगातार धमकियां मिलने से जान को खतरा है। यदि सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई तो कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। पप्पू यादव ने कहा, मुझे लॉरेंस गैंग से धमकियां मिल रही हैं और मेरी हत्या हो जाती है तो सरकार जिम्मेदार होगी। पप्पू यादव ने हर जिले में अपने लिए पुलिस एस्कॉर्ट और कार्यक्रम स्थल पर सख्त सुरक्षा की भी मांग की है। अभी मुझे भी मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है। इस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं, और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो तो हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सकें। बाकी इस पर जाँच चल रहा है।